Assalamu alaikum everyone. uh, can you guys see the screen? Yes, sir, we can see the screen. अच्छा ठीक है. Before starting I want to introduce myself first. तो मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर असलम है and I am studying at IBA and I'm doing my bachelor's in economics and mathematics. और इसके साथ साथ I joined Google Developers Club recently. And my journey with the data science has not been very long because I started 1.5 years back. So, and when I started exploring things, तो काफ़ी interesting लगा, and it also correlated with my degree. So there's a strong relation with data science and maths. So it made me excited, and then I started exploring things. So बिफोर नाउ जैसे नबील ने लास्ट क्लासेस के अंदर आप लोगों से बेसिक पाइथन और बेसिक लिस्ट लूप्स और कंट्रोल फ्लो ऑफ द पाइथन बेसिक डेटा टाइप्स डिस्कस की थी. तो नाउ वी आर फुली इक्विप्ड कि हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करें इन आवर जर्नी ऑफ डेटा साइंसेस. और बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ डेटा साइंसेस we have to equip ourselves with the tools of NumPy and Pandas. तो बेसिकली NumPy एंड Pandas हमारे पास एरे प्रोसेसिंग. NumPy जो है बेसिकली वो हमारी एरे प्रोसेसिंग टूल है. जब हमारे पास डेटा आता है तो वी नीड टू assemble them, and we need to process them, and we need to analyze them, and we need to perform some operations. So why should we use arrays, NumPy arrays? Why shouldn't we use lists? So the simple answer is that NumPy has been built to make the array processing efficient, और array processing का manipulation easy कर देता है हमारे लिए NumPy. और हम आज की इस इस सेशन के अंदर ये भी सीख रहे होंगे कि अगर हमें कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है तो बेसिकली हम उसको किस तरह इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. एंड टू बी स्पेसिफिक, आज जो हम कवर कर रहे होंगे वो हम NumPy का कुछ पार्ट कवर कर रहे होंगे और पांडास का. सो NumPy में आज हम क्या कवर कर रहे हैं वो बेसिकली हमें एक एरे बनाना आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली हमें उस एरे का शेप पता हो, उस एरे को इंडेक्स किस तरह करते हैं, उस एरे को स्लाइस किस तरह करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक प्रोसेसिंग टूल्स फॉर एरेज. ठीक है. इसके साथ साथ so we start with the first line of our code. So what I have written this import NumPy as np. So what does this mean? इसका मतलब है कि मैं NumPy का पैकेज है बेसिकली अवेलेबल. इट्स एन ओपन सोर्स टूल, anyone can use it. Or I would be importing this library. So the word import here means that I would be bringing the library and I would be using it in my analysis. ठीक है. अच्छा, लाइब्रेरी का नाम लिखना है आगे NumPy. तो this has to be in a then ये केस सेंसिटिव है. सो यू कैनॉट यूज द कैपिटल एन यूज कर लिया या फुली NumPy का कैपिटलाइज कर दिया. ठीक है ना. तो NumPy को इसी तरह इंपोर्ट करना है और एज का वर्ड आएगा कि आप किस तरह उसको यूज करना चाहते हैं. ठीक है. और मैंने इसको एज एनपी यूज किया है. आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे, लाइक एज बीपी भी लिख सकते हैं, एज एसपी भी लिख सकते हैं. बट जो करंट जो हमारा बेसिकली जो डेटा साइंसेस कम्युनिटी है जो यूज़ है बेसिकली इस एनपी यूज़ किया जाता है. तो इसका मतलब है कि अब मैं इस लाइब्रेरी के टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, इस लाइब्रेरी के मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ, इस लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ. नबील ने पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों को काफ़ी डिटेल में फंक्शंस के बारे में बताया कि फंक्शंस किस तरह हम यूज़ करते हैं, फंक्शन को हम किस तरह कॉल कर रहे होते हैं. तो हम अब वो फंक्शंस की जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है उसको हम यूज़ करेंगे हम अपनी एरे प्रोसेसिंग के अंदर. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस तरह एक पैकेज को बेसिकली हम है ना अपने पास यूज़ करने के लिए वो करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये क्या किस तरह एक एरे बिल्डअप होता है. ठीक है. अभी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ी देर के लिए वो कर दें और राइट हैंड साइड पे फोकस करें. देखें, एनपी का वर्ड है जो कि मैंने NumPy की जो लाइब्रेरी है उसको मैंने बोरो किया और फिर मैं उसके मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ. ये डॉट एरे है, ये इसका मेथड है.
सो ये मेथड क्या करता है, इसको हम एक एरे पास कर रहे होते हैं, तो हम एक एरे पास करते हैं तो बेसिकली वो एक हमारे लिए एरे बना दे देता है। ठीक है, हमें वो क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, और वो एरे कहाँ स्टोर हो रहा है, वो एरे ए में स्टोर हो रहा है। सो दिस इज अ वन डायमेंशनल एरे। सो व्हाट डज दिस मीन, वन डायमेंशनल एरे से क्या मतलब है? वन डायमेंशनल एरे का मतलब है दैट इट इज अ वेक्टर, it is a row vector. So if I want to see the A, so I would be using like this. So as you can see that it only has one dimension. ठीक है, और one dimension it does not have it only has rows. ठीक है, और सिमिलरली जैसे अगर मुझे टू डायमेंशन एरे बनाना है, सो इन रियल वर्ल्ड डेटा वी आर वर्किंग विद टू डायमेंशंस। ठीक है ना, वी हैव रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और उसके लिए भी हम लोग np की कमांड यूज़ कर रहे हैं। np ऑलरेडी मैं numpy को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। डॉट डॉट मीन्स कि मैं उसका मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और उसका मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, एरे का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग टू डायमेंशन एरे। अभी टू डायमेंशन एरे मैंने किस तरह बनाया है, देखें, टू डायमेंशन एरे मैंने वन डायमेंशन एरे की तरह ही बनाया है। जो फर्स्ट लाइन है वो वन डायमेंशन एरे की तरह ही है, बट I have included an extra square bracket, as you can see, in the end and in the start. So this means that it is a two dimension array. ठीक है, और ये देखिए, ये एक वन डायमेंशन array है, ये सेकंड वन डायमेंशन array है, और ये थर्ड वन डायमेंशन array. When we combine all of them with the square brackets in end and the start, so we get a two dimension array. If you want to see ये two dimension array किस तरह का है, तो we get this. ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एंड में कॉमास भी लगाए हुए हैं। तो ये कॉमास क्या शो कर रहे हैं कि वी वांट टू मेक अनदर वन डायमेंशन एरे। सो वी हैव मेड फर्स्ट वन डायमेंशन एरे, देन वी पुट अ कॉमा so that we make another one dimension array, then we put again a comma to make another one dimension array. So what would be the size, or what would be the shape of this one dimension array? Any guesses? क्या शेप होगा इसका? लाइक जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम शेप बताते हैं तो हम उसके पहले रोज बताते हैं ना, तो हमारे पास कितने रोज हैं? सर जी वो 4 कॉलम है, एक क्रॉस। जी, तो बेसिकली इसका जो शेप है वो थ्री, 3/4। जी जी बिल्कुल, थ्री रोज है और फोर कॉलम्स है हमारा, बिल्कुल सही कहा। तो 3/4 का बेसिकली इसका शेप है। सिमिलरली हमारे पास सी एक और मैंने एरे बनाया, बिल्कुल सेम उसकी है ना टेक्निक यूज़ करके कि np डॉट एरे को यूज़ किया, और फिर वन डायमेंशन एरेज की मदद से मैंने एक टू डायमेंशन एरे बिल्डअप कर लिया। तो सी एंड पी आर सेम। ठीक है, अच्छा, अब जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास numpy जब हम इंपोर्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ मेथड्स आ जाते हैं। तो वो मेथड्स हमें हेल्प करते हैं, हमें एरे प्रोसेसिंग के अंदर हमें एरे की शेप, साइज, डायमेंशन मालूम करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन कमांड्स को देखते हैं कि किस तरह है ना बेसिकली हम वो कमांड्स यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी हमें लिखना होता है तो हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, सो दैट इट इज़ प्रिंटेड एज अ स्ट्रिंग। तो हम देखें यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, एंड देन आई पुट अ कॉमा सो दैट आई एम यूजिंग अनदर डेटा टाइप विच इज़ numpy array। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि मुझे a डॉट, जो मैंने a एरे बनाया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या है मेरे पास, उसका मुझे एंड डिम मीन्स कि मुझे उसके डायमेंशंस बता दें आप। तो विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन टूल्स हम क्विकली है ना उसके डायमेंशंस को मालूम कर सकते हैं। सो व्हाट इट इज़ रिटर्निंग, इट इज़ रिटर्निंग 1। सेकेंडली अगर मुझे उसका शेप मालूम करना है तो सिमिलरली मैंने उसको स्ट्रिंग पास किया, और फिर मैंने उसको पास किया a डॉट शेप। डॉट का मतलब है कि मैं उस पर कोई ना कोई मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कि कोई मेथड अगर आपको है ना लाइक समझ नहीं आ रहा है कि ना वो मेथड क्या कर रहा है, तो सिंपली आस्क पाइथन दैट व्हाट दिस मेथड इज डूइंग। तो यू गिवन दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ए इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके हमारे अंदर मेथड्स हैं। डॉट शेप का मेथड क्या कर रहा है ये देखें। तो ये आपको पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट से ना ला के दे देगा, और वो आपको हेल्प करेगी कि आपको है ना बताएगा कि आपको उसको क्या पैरामीटर्स देने चाहिए, क्या आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए, ठीक है, और आपकी है ना टाइप क्या है।
इसकी लेंथ क्या है, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट सा हमारे पास है ना डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा सेकेंडली अब मुझे उसका शेप मालूम करना है कि उस एरे का शेप कैसा है। तो शेप देखें 4/1 है इसका शेप, ठीक है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पर शेप 1/4 जी रोज पहले लिखेंगे ना, 1/4 होगा ना ये। देखिए यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा है कि कॉलम्स पहले लिखी जा रही हैं, ठीक है ना। अगर हम 2 डायमेंशन शेप की बात करेंगे ना तो वहाँ पहले है ना ये रोज पहले ला के दे रहा होता है हमें 3/4। लेकिन आई डोंट नो ये बेसिकली नमपाई के अंदर इनबिल्ट है कि बेसिकली वो अगर एक वेक्टर होता है हमारे पास 1 डायमेंशन एरे होता है तो वो उसका 1 शो नहीं कर रहा होता और वो सिंपली 4 हमें जैसे हम देख सकते हैं तो डायरेक्ट ये कॉलम्स का हमें ना शेप बता रहा है कि 4 बाय और आगे है ना ये स्पेस छोड़ देता है। तो इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू अस। सो दिस मीन्स कि ये 1 डायमेंशन वेक्टर है, ठीक है। और सिमिलरली मुझे अगर ए डॉट साइज करना है कि इस एरे का साइज कितना है, तो एज वी कैन सी देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो हमारे पास साइज ऑफ एरे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 डायमेंशन एरे को हमने डिस्कस किया, अब हम 2 डायमेंशन एरे को देखते हैं। सिमिलरली मैंने 2 डायमेंशन एरे के ऊपर बी डॉट एंड डिम का फंक्शन यूज़ किया। तो बी डॉट एंड डिम क्या कर रहा है कि वो मुझे इस एरे का डायमेंशंस बता रहे हैं। सो एज वी कैन सी देयर आर रोज एंड कॉलम्स, so there are 3 rows and 4 columns, so it will give a shape of 2 dimension of 2. Then we use b dot shape. b dot shape हमें बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। नोट दैट जब ये 1 डायमेंशन एरे था तो हमारे पास सिर्फ वो कॉलम्स ला के दे रहा था कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, ठीक है ना। और इसमें हमें रोज नहीं ला के दे रहा था और वो आगे कॉमा के बाद स्पेस छोड़ रहा है। बट व्हेन वी यूज बी डॉट शेप ऑन 2 डायमेंशन एरे तो हमें 3/4 का पूरा एक शेप प्रॉपर मिल रहा है और उसका जो एरे का साइज है वो भी हमें पता चल रहा है। तो एरे का साइज अभी हम किसी भी मैट्रिक्स का हमें साइज पता करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं मैट्रिक्स में रोज इनटू कॉलम्स कर देते हैं। तो 3/4 हमारे पास 12 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर वी ऑल हैव 12 एलिमेंट्स इन दिस एरे आल्सो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जब हम नंपाई एरे जब हमने बिल्ड कर लिया तो अब हम नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे कि हम उसके थोड़े से ऑपरेशंस एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं कि अगर हमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है उस एरे को या किसी 2 एरेस को 2 डेटा सेट्स हैं उनके हमारे पास नंपाई में डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। हमें उन डेटा को मर्ज कराना है या उन डेटा को ऐड कराना है, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करना है। तो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो जस्ट टू गेट स्टार्टेड हम मल्टीप्लाई कांस्टेंट करते हैं किसी एरे के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं ये देखें, सी मेरे पास एक ऑलरेडी एरे बिल्ट इन है, यहाँ पे मैंने उसको सी डिफाइन कर दिया और अब मैं इंटू 3 कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा होगा बेसिकली कि मेरे पास को 3 से मल्टीप्लाई कर हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। सो वी कैन सी दैट 8 3 is 24, 3 1 is 3, 5 3 is 15, 9 3 is 27। सिमिलरली इसने पूरे मैट्रिक्स के साथ ऐसे किया और मैंने उस स्केलर को प्रिंट करवा दिया। जिस वेरिएबल में मैंने उसको, जिस ऑब्जेक्ट में मैंने उसको स्टोर किया था उसको मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्लस का ऑपरेटर देखते हैं। प्लस के ऑपरेटर के लिए एक कंडीशन है, वो ये है कि हमारी डायमेंशंस रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी द सेम टू यूज द प्लस ऑपरेटर इन नंपाई। मैथमेटिकली ये सेंस भी है क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम नहीं होंगे तो वी couldn't use the plus operator. So as we can see that we have B and C both have same number of rows and columns, so we can use the plus sign to add them. Now we can see कि हमारे पास हर एलिमेंट के B के हर एलिमेंट के C को उसने ऐड कर दिया और हम उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ऐड के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट को उसने ऐड अप कर दिया और हमारे पास एक ऐड करके एक एरे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया।
सिमिलरली एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हर एलिमेंट का बी का जो हर एलिमेंट है उसके सी के हर एलिमेंट को हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखें 3 8 का क्या होता है 24, हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है 24 रिटर्न हो रहा है। फिर 5 1 का क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 2 5 10। इस तरह ये हमारे पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है ना। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन इस तरह नंबर में हम कर सकते हैं। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर लेना है मैंने, इस तरह लेंगे जैसे एक एरे मेरे पास बी है और उसका हम बेसिकली स्क्वायर लेना चाह रहे हैं। तो ये डबल स्टेरिक साइन पाइथन में क्या वो कर रहा होता है, ये स्क्वायर की साइन होती है और मुझे इसका स्क्वायर लेना है, तो 2 पास कर दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली आई कुड हैव पास 3 ऑल्सो, तो उसने देखो मुझे ना क्यूब ला के दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको जो भी पावर पास करेंगे तो वो हमें उसका स्क्वायर उसका क्यूब ला के उस एरे के अंदर प्लेस कर देगा, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल क्या रिटर्न कर रहा होता है, व्हाट इज दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पर, तो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बी के एलिमेंट्स ग्रेटर हैं सी के एलिमेंट्स पर, वहाँ वहाँ की वैल्यूज आप मुझे ट्रू रिटर्न कर दें। तो ये कंडीशन कब, जब जहाँ जहाँ ये कंडीशन एक्सेप्ट होगी या ट्रू होगी तो वहाँ पर वो ट्रू रिटर्न कर देगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जहाँ पर ये ट्रू नहीं होगी वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं किस तरह ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी ग्रेटर देन सी, तो उधर जी आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है, कैन यू अनम्यूट एंड देन अनम्यूट दैट? अच्छा, Okay, and then try unmuting it. ठीक है। थोड़ा बहुत शोर है, can you rejoin? वरीशा ये रीजन से मसला नहीं होगा। आई थिंक लाइक ये माइक्रोफोन का मसला है, बट इट्स फाइन। आई थिंक इट्स ऑडिबल। मैं अपना माइक्रोफोन हटा दूँ। हाँ, माइक्रोफोन हटा दो। अब आवाज आ रही है सही? हाँ, आप सही आ रहा है, कंटिन्यू करो। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे कि किस तरह बेसिकली है ना लॉजिकल की स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि बी ग्रेटर देन सी। तो जहां जहां एलिमेंट्स हमारे बी के ग्रेटर देन सी होंगे वहां ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। तो देखें दैट इज 3 ग्रेटर देन 8, नो, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। सिमिलरली 5 इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये एक एरे हमें बेसिकली लॉजिकल एरे हमें रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर जिसकी जो वैल्यूज है वो ट्रू है या फॉल्स। अच्छा, अब मुझे अपने एरे में से मिनिमम वैल्यू देखनी है। जैसे मेरे पास यहाँ एरे बी है, तो मेरे पास एक मेथड है जो कि मिन के नाम से डॉट मिन। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एनपी जो मैं अपना नंपाई की लाइब्रेरी को मैं वो कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ कि मुझे आपका मेथड यूज करना है, और आगे लिख रहा हूँ डॉट, और फिर मैं आगे यूज कर रहा हूँ डॉट मिन, और मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, मैं उसको अपना एक एरे पास कर रहा हूँ। तो आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्ट में कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना, बट व्हेन यू वुड सी दिस अगेन एंड अगेन सो यू वुड गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि पूरे जो हमारे पास एरे है उसमें से हमें मिनिमम वैल्यू ला के दे रहे हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे, this is 1, so it is returning as 1. So this is the minimum of the flattened array. What does flattened means? This means कि हमने पूरे array को एक रो बना, एक वेक्टर बना दिया। अब ये 2 by 2 का वेक्टर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, एक flattened array हो जाएगा, like 3 5 2 4 फिर 7 6 8 8 1 6 7 7। तो ये एक flattened array बन जाएगा जी। फिर फ्लैटेंड मतलब कि 1D एरे में कन्वर्ट हो गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और 1D एरे में कन्वर्ट हो गया ये, और फिर हमने उसमें से मिनिमम निकाल लिया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे है ना फोकस की जरूरत है कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अच्छा, अगर मुझे मिनिमम चाहिए अलोंग द फर्स्ट एक्सिस, व्हिच मींस दैट मिनिमम इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। तो अब आप नोट करें कि मुझे हर कॉलम का मिनिमम चाहिए, जो मेरा मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम का मुझे मिनिमम चाहिए।
तो इसमें क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको 1 रिटर्न करना चाहिए, इसमें से 5 रिटर्न करना चाहिए, यहाँ से 2 रिटर्न करना चाहिए और यहाँ से 4 रिटर्न करना चाहिए। आइए देखते हैं इसको किस तरह करा है मैंने। देखिए np.min वही मैं फंक्शन है min का, वही मैं इसको एरे पास कर रहा हूँ, बट दिस टाइम फर्स्ट एक्सिस का मतलब हमारे पास numpy की टर्मिनोलॉजी में होता है कि जब हम x is equals to 0 कर देते हैं, x is equals to 0 means कि we want to access the data column wise, ठीक है। और सिमिलरली तो यहाँ पर हमारे पास 4 मिनिमम वैल्यूज आएंगी। क्यों 4 आ रही हैं? बिकॉज वी हैव 4 कॉलम्स। और इसके साथ अगर मुझे रो वाइज एक्सेस करना है तो हम इसमें देखते हैं कि रो वाइज किस तरह क्या हुआ है। तो ये देखें रो वाइज 2 उसमें से मिनिमम है, फिर यहाँ से 6 मिनिमम है और यहाँ से 1 मिनिमम है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसने देखिए 2 फिर 6 और फिर 1, इसने इसको बोलते हैं सेकंड एक्सेस। रो वाइज को हम सेकंड एक्सेस कहते हैं नंपाई की टर्मिनोलॉजी के अंदर, और कॉलम वाइज को हम फर्स्ट एक्सेस कह रहे होते हैं। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास सेम मेथड्स है मैक्स के भी, कि अगर मैं np.max यूज करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, तो मुझे मैक्सिमम मिल रहा होगा फ्लैटेंड एरे का, ठीक है। तो 8 है इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है ना। और बाकी सारे मेथड्स मैक्स के साथ भी इसी तरह यूज हो रहे होंगे। जब np.max यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, x is equals to 0 पर मैक्सिमम हमारे पास कॉलम वाइज मैक्सिमम आ रहा होगा। तो इसमें से हमारे पास क्या आ रहा होगा 7, इसमें से आ रहा होगा 6, इसमें से आ रहा होगा 8 एंड अगेन इसमें से आ रहा होगा 8। तो इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, 7 6 8 8 इसी तरह है ना, इसमें मैं शो किया। सिमिलरली हम मिनिमम अलोंग दी सेकंड एक्सिस भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि हम थोड़ा सा इंडेक्सिंग की तरफ देखें कि एरे के इंडेक्स किस तरह किया जाता है। आई होप नबील ने लास्ट क्लासेस के अंदर एरे की इंडेक्सिंग थोड़ी सी कवर की होगी, बट हम थोड़ा सा उसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं कि अगर हमें किसी एरे को इंडेक्स करना होता है तो हम किसी एरे की वैल्यू किस तरह इंडेक्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि एरे इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एरे है, मेरे पास ए एरे है जो मैंने ऊपर फॉर्म किया था, उसके मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं नंपाई मैं इंडेक्सिंग में 0 पास कर रहा हूँ, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास कर रहा हूँ। दिस मीन कि मुझे अपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो ये इस तरह इसको एक्सेस किया जाता है और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हुए हम इंडेक्सिंग करते हैं। अच्छा, और अगर मुझे उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं -1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। -1 का मतलब क्या है, यहां से जब स्टार्ट होगी ना इंडेक्सिंग तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा और -4 आएगा। तो अगर हम इसको देखें -4 तो देखिए 9 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और सिमिलरली हम इसको A0 भी लिख सकते हैं और -4 भी लिख सकते हैं। सो these two are same thing, but just to make your concept clear, जब हम राइट हैंड साइड से कर रहे होते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग इसको कहते हैं, तो 0 से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, सिंपल है। अच्छा, ये तो सिंपल वेक्टर एरे था ना हमारे पास, एक 1 डायमेंशन एरे था जिसकी हमने किया है, जिसकी हमने इंडेक्सिंग की है। जब हमारे पास 2 डायमेंशन एरे आ जाता है तो हम उसकी इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं इसको देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास 2 डायमेंशन एरे है बी का, सो दिस इज अ 3/4, द डायमेंशन इज 3/4 और मैं उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने लगा हूं। तो अब मुझे उसका रो भी पास करना पड़ेगा और उसका कॉलम भी पास करना पड़ेगा, बट जस्ट टू बी कंसिस्टेंट हम लोग जो एरे की इंडेक्सिंग अगेन होगी वो 0 और 0 होगी, 1 और 1 नहीं होगी। 1 और 1 पे हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी 6 and 6, देखें 6 and 6 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हमें एरे इंडेक्सिंग करनी है तो 0 से स्टार्ट होगी, पहले हम रो पास करेंगे फिर हम इसका कॉलम पास करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू देखिए किस तरह आ रही है। अगर मैं 2, -1 कर रहा हूँ, देखें 2 का क्या मतलब है कि मुझे ये फर्स्ट रो, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, पाइथन टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास इस रो में कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे लास्ट कॉलम चाहिए। -1 का मतलब है लास्ट कॉलम, ठीक है। तो ये लास्ट कॉलम की मेरे पास 7 वैल्यू ला के दे रहा है, ठीक है। हाउ अबाउट अगर मैं इसको -3 पास करूं तो देखिए 6 ला के देना चाहिए इसको, और बिल्कुल 6 ला के दे रहा है। सेकेंड रो और
-3 मीन्स कि हम लोग पीछे से उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और फाइनली अगर मुझे किसी एरे की वैल्यू को चेंज करना है पोजीशन पर, स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, तो मैं क्या किस तरह करूंगा, बड़े गौर से देखिएगा इसको किस तरह हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको 12 एक इंटीजर वैल्यू है, मुझे कहाँ स्टोर करनी है, मुझे एरे की 0,0 पोजीशन पे स्टोर करना है, which means that the first element of the array. So as you can see कि हमारे पहले b array के अंदर 3 था, but after putting this 2 value on the left hand side, हमारे पास जो b आ गया, वो न्यू जो एरे आया वो उसके अंदर हमारे पास b इन प्लेस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है एरे इंडेक्सिंग के अंदर तो पूछ ले मुझसे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन कंप्लीट हो गया कि हमने नंबर। किसी को सवाल है? Why NP is not used here with array? जो आप ऊपर B और B यूज कर रहे हो, तो किसने पूछा है why is NP dot not used with it? देखिए NP डॉट जब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हमें है ना मेथड कोई बेसिकली ना यूज करना होता है, जैसे ऊपर मैं NP यूज कर रहा था, जैसे यहाँ पर देखिए ना, जब मैंने NP डॉट एरे यूज कर रहा था तो मुझे एक मेथड एक्सेस करना था, सही है ना। यहाँ पर मैं कोई मेथड एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मुझे मेथड की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए। सो NumPy में जो हम लोग बेसिकली एरे इंडेक्सिंग करते हैं उसके लिए कोई मेथड नहीं है, हमें मैनुअली बेसिकली है ना एरे इंडेक्सिंग करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि मैनुअली मैं एरे इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डॉट करके कोई इसका मेथड है नहीं कि मतलब मैं कोई इंडेक्स का या ऐसा कोई मेथड नहीं है। So it would give me a NumPy because it says that NumPy array object has no attribute. So the library does not have any method to allow me to index या slice the arrays. So we have to use this thing. किसी को कोई सवाल है NumPy से अब तक जो कवर किया हमने? क्योंकि इसके बाद पांडा स्टार्ट हो जाएगा तो होपफुली समझ आ गया होगा अब तक। कोई सवाल तो चैट में ड्रॉप कर दें या फिर अनम्यूट करके बता दें। बेसिक डिफरेंस NumPy और एरे में क्या है? NumPy क्यों यूज करते हैं और एरे और पांडास क्यों यूज करते हैं? अच्छा, डिफरेंस इन दोनों में क्या है? आप बता दें। पांडास जो है ना वो NumPy के ऊपर ही बनी है, लेकिन उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल डेटाबेस एक्सेल की शीट हो गई मैनिपुलेट करने के लिए, वो सारे फंक्शन जो हमने अभी पढ़े ना NumPy में, वो सारे उसमें भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़ी फास्टर है और उसमें और भी एडवांस फंक्शन है जो हम लोग जब डेटा को मैनिपुलेट करेंगे ना तो इस्तेमाल करेंगे। तो NumPy एक बेसिक है, एक साइंटिफिक लाइब्रेरी बनी हुई है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। पांडास आएगी हमें वो सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है प्लस एडिशनल फंक्शंस जिससे हम फाइल रीड कर सकते हैं, उसमें कॉलम वगैरह को मैनिपुलेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पांडास इसके ऊपर बनेगी, समझ लो, ठीक है। सर जी सर आपने शुरू में तो बताया था, लेकिन एक बार फिर से बताना कि आपका NumPy मोस्टली मतलब एरे पे यूज कर रहे होते हैं, तो क्या लिस्ट और टपल या मसलन डिक्शनरी पे ये मुख्तलिफ जो ऑपरेशन जैसे हम NumPy की लाइब्रेरी की मदद से जो आपने कुछ एक्सेस किए थे वो भी कर सकते हैं या नहीं, या सिंपली हम एरे पे यूज कर रहे होते हैं हमेशा? देखो जब हम NumPy एरेज की बात करते हैं ना तो हमारे पास आप जो बात करें ना लिस्ट्स की और ट्यूपल्स की, तो अगर हम कोई लिस्ट्स में अगर हमें इस तरह का एरे डिफाइन करना होगा ना तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लाइक कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर अगर मैं एक लिस्ट बना के ना एक एरे डिक्लेयर कर दूं तो वो भी बेसिकली होगा एक एरे ही, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप होगी ना वो लिस्ट होगी। यहाँ पर जो डेटा टाइप है ना हमारे पास वो एरे है, तो एरे का मतलब ये है कि हमारे पास ऑपरेशंस होने वाले हैं उस डेटा पर। अब आप लिस्ट पे कोई ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, समझ आ रही है बात। अगर हमें लिस्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें लूप्स चलाने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऐसे मेथड्स नहीं है जो कि बेसिकली हमें ना स्क्वायर डायरेक्टली रिटर्न कर दें
या डायरेक्टली हमें ना कोई बेसिकली ना एड अप करके दे दें, हमें उसके अंदर कोई लॉजिक बिल्डअप करनी होगी। बट नमपाई हमें एक कंप्लीट ओवरऑल साइंटिफिक कंप्यूटिंग की हमें एक कंप्लीट ओवरऑल पैकेज देता है, जिसके अंदर हमें नॉट ओनली एरे प्रोसेसिंग की बट हाउ टू मैनिपुलेट द एरे, हाउ टू स्लाइस द एरेस। तो इसके लिए हमारे पास है ना डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, तो हम इसलिए एफिशिएंट है, जैसे नबील ने भी कहा, तो इसलिए हमें ना इसको नमपाई को इसलिए यूज कर रहे होते हैं। सर एरे और लिस्ट में क्या फर्क है? किसमें? एरे और लिस्ट में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ इसका। देखो एरे का जैसे कि स्टार्टिंग में हुसैन ने बताया था ना कि एरेस होते हैं हमें फास्टेस्ट कंप्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं। लिस्ट में अगर हम यूज करेंगे ना तो ये काम सारा हो जाएगा, बट अगर एक काम अभी इसने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसकी कोड शेयर कर दूंगा टाइमिंग के साथ ना, कि हम लोग लिस्ट यूज करते हैं तो कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में, एंड व्हेन वी यूज नंपाई एरेस तो हमें कितना टाइम लगता है। यू कैन क्लियरली सी कि जब हम लोग नंपाई एरे यूज करेंगे तो हमारी कंप्यूटेशंस लाइक अगर मैं 1000 टाइम्स कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ना मैट्रिसेस पे, तो हमारा सेकंड्स में हो रहा होगा, और वही काम जब मैं लिस्ट से कर रहा हूँ तो हमारे पास टाइम लग रहा होगा लाइक अलॉट, सही है। और जो हम लोग लाइक बिग डेटा लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे होंगे डेटा पे, तो हमें चाहिए फास्टेस्ट कंप्यूटेशन। दैट इज व्हाई वी आर ऑल शिफ्टिंग टू नंपाई एरेस, एंड दैट इज लाइक बेसिक बन चुका है आपका कि आपको जब भी काम करना है बड़े डेटा पे तो यू हैव टू यूज एरेस, एंड नंपाई एरेस इज द फास्टेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास जो पाइथन में है अभी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो हम आगे मूव करते हैं पांडास की तरफ। अच्छा, तो हम आगे जितना भी हमारा कोर्स डेवलप होता रहेगा तो हम पांडास को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, पांडास पे काफी फोकस होगा कंपेयर टू नंपाई। ठीक है, पांडास पे ज्यादा फोकस इसलिए होगा क्योंकि है ना इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लस डेटा क्लीनिंग में एनालिसिस में बहुत फास्ट है, और हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं पांडास के अंदर जो कि हमें एनालिसिस के अंदर, डेटा विजुअलाइजेशंस के अंदर, प्लॉटिंग के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, तो वो हमें विजुअलाइजेशंस में जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा वो विजुअलाइजेशंस पर होगा, तो आप देख रहे होंगे कि उसमें पांडास यूज हो रही होगी, और पांडास की हेल्प से हम बेसिकली मैटप्लॉटलिब में भी विजुअलाइजेशंस कर रहे होंगे। So first to start, so I would be using another import statement. यहाँ पर pandas as pd यूज किया मैंने। देखें लाइब्रेरी का नेम लास्ट टाइम numpy था, as था और np था, यहाँ पर मैं as pd यूज कर रहा हूँ। You could give it any name, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, but again ट्रेडिशन है एक डेटा साइंस कम्युनिटी के अंदर that they use it as pd, so I am using it also as pd। लेकिन आपको फिर कंसिस्टेंट रहना होगा wherever you use this thing, so I would be using overall pd everywhere, pd। this means that I am accessing वो लाइब्रेरी और उसकी जो मेथड्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, वो डेटा सेट कहाँ पड़ा हुआ है, जैसे अगर मैं आपको शो करूं, वो डेटा सेट मेरे पास इस लाइब्रेरी के अंदर मेरी जो डायरेक्टरी है यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट पड़ा हुआ है। अच्छा, कार का डेटा है मेरे पास यहाँ पर स्टोर हुआ है, मैंने इसको अपने डेटा को रीड करना है, डेटा को रीड करना है, और ये जो है वो CSV फाइल है। जैसे आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं ना, ये .csv फाइल है। कॉमनली जो डेटा होता है वो CSV फाइल के अंदर होते हैं। अब इसको रीड किस तरह किया जा सकता है, देखिए पहली चीज है पीडी, जो कि हम पांडास की लाइब्रेरी डॉट, इसका मतलब हम पांडास का कोई ना कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, और रीड CSV एक पांडास का फंक्शन है जो CSV फाइल्स को रीड करने के लिए सिर्फ बना है। अगर मेरे पास एक्सेल फाइल होती तो मैं यहाँ लिख रहा होता रीड एक्सेल, ठीक है। कोई जेसॉन फाइल होती तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा होता, ठीक है ना। बट टाइम बिंग मेरे पास एक CSV फाइल है, तो मैं यहाँ पे इसका डॉट रीड CSV का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अंदर क्या पास कर रहा हूँ, अंदर मैं अपना डेटा का उसकी पाथ पास कर रहा हूँ कि वो डेटा है कहाँ पर, देखिए, और मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। जी सर, ये पाइथन में कहा जाता है, सॉरी इसका क्या मतलब है? क्या चीज? आपकी आवाज कट गई थी। कट गई थी सर, हेट्रोजीनस डाटा जो है वो हम पांडास में स्टोर करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, हेट्रोजेनिटी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, तो
अब अभी तो हम सिंपल ये चीज देख रहे हैं कि हमें ना पांडास के अंदर है ना डेटा स्टोर किस तरह करना है। हेट्रोजीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम आगे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन उजैर मैं बताता हूँ इसका। लाइक हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि ना लाइक एक लिस्ट के अंदर ना होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ आपके ना वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट स्टोर किया है तो सारे आपके जो होंगे ना इंट ही होंगे। पाइथन में ये जो आपने पढ़ा होगा जहाँ भी ये पढ़ा है कि हेट्रोजीनियस मतलब मैं लिस्ट के अंदर इंट भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी। तो ये मतलब है हेट्रोजीनियस का कि आई कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन ए सिंगल लिस्ट। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ की बात करूं, जावा में बात करूं, वहां पर इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं है, पर पाइथन में है। सो दैट इज व्हाट इट्स मेंट बाय हेट्रोजीनियस। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस का ये मतलब था आपका कि है ना कि हमारे पास डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं हर कॉलम के, बट वी कैन स्टोर इट इन पांडास। ठीक है ना। तो अब आप जैसे डेटा को हम देख रहे हैं, हमने डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया है। अब मेरा डेटा जहां पे ही पड़ा होगा ना, मुझे उसकी डायरेक्टरी पास करनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा डेटा चूंकि जहां पर मैंने ये फाइल बनाई है अपनी जुपिटर नोटबुक बनाई है उसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर्ड है, तो मुझे उसको सिंपली स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डेटा का नाम पास करना है जो कि car data डॉट csv। अब इस डेटा को हम देखते हैं। मैंने डेटा को जब कॉल किया तो मेरे पास देखें बेसिकली ये डेटा आ रहा है। अच्छा जी, अब ये डेटा तो आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज हैं। तो हमारे पास पांडास रोज और कॉलम्स ये शो कर रहा है जब हम इसको कॉल करते हैं। तो हमारे पास 9 कॉलम्स हैं वेयर देयर आर कार नेम्स, ईयर, सेलिंग प्राइस, और ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। मशीन लर्निंग में उसको फीचर्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट नेम्स। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास डेटा लोड हो गया तो हमें डेटा की अगर देखना है फर्स्ट 5 रोज क्या है, तो हमें पांडास के अंदर एक मेथड है डॉट हेड का। वो बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट 5 रोज रिटर्न कर देता है हमें डेटा की। तो जैसे हम देख सकते हैं इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई 0 से, 0 1 2 3 4, और ये देखिए इसमें 4 स्टार्ट के रोज हैं, सैंपल पॉइंट से हमें इसने टेबुलर फॉर्म में शो कर दिए। तो पांडास का जितना भी डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे होंगे वो एक टेबल फॉर्म में रिटर्न हो रहे होंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब हम समरी देखते हैं डेटा की कि किस तरह हमें ना हमारा डेटा है क्या। तो इसके लिए हमें पांडास की लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देती है, वो है डेटा डॉट डिस्क्राइब। अच्छा, डिस्क्राइब क्या करता है कि वो हमें 8 पॉइंट समरी दे देता है हमारे न्यूमेरिक डेटा की। देखिए इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है कुछ न्यूमेरिक है और कुछ कैटेगोरिकल है। तो यहाँ पर हम देख ले कि कार का नेम्स ये न्यूमेरिक नहीं है, ईयर्स न्यूमेरिक, सेलिंग प्राइस न्यूमेरिक, ओनर इज न्यूमेरिक। ठीक है, और किलोमीटर्स ड्रिवन इज आल्सो न्यूमेरिक। तो 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ये सारे न्यूमेरिक डेटा की हमें समरी दे देता है, लाइक व्हाट इज द मीन ऑफ दैट कॉलम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट कॉलम, min वैल्यू ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, 25% which is also known as 25 lower quartile, this is the median। ठीक है, 50% पर, और ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल है। ठीक है, तो 75% ऑफ द डेटा हमारा कहाँ पर है, और मैक्स और मिन। यहाँ से हमें एक ओवरऑल पता चल जाता है कि मेरा जो डेटा है वो जो टेबल में है वो बेसिकली किस टाइप का डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी मिनिमम रेंज क्या है उस डेटा की। तो ये बहुत हेल्पफुल मेथड है when we get a data। तो फर्स्टली हम बेसिकली इन्हीं टूल्स को, हम इन्हीं मेथड्स को यूज करके एक डेटा को देख रहे होते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास numpy के अंदर शेप का मेथड था, एंड डिम का, वहां पर भी एंड डिम और शेप का मेथड था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ शेप का मेथड है। शेप हमें क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए ये वही चीज रिटर्न कर रहा है हमें, शेप ऑफ डेटा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। Uzair, can you explain dot describe again? अच्छा, देखिए डॉट डिस्क्राइब बेसिकली हमें न्यूमेरिक कॉलम्स की एक समरी ला के दे रहा होता है। 8 पॉइंट समरी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, विच इज लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो हमारे जो जितने भी सेलिंग प्राइस की वैल्यूज हैं 301 रोज है ना, 301 वैल्यूज हैं, उसका वो मिनिमम ला के दे देगा। ठीक है, विच इज 0.10। सो जस्ट टू नोट दैट दीज आर इन $100,000। ठीक है, तो ये 0.10 इसने ला के दे दिया मिन, फिर इसी का इसने मैक्स ला के दे दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास
25%, 50% और 75% कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है तो वो 25% पर है, वहां पर हमारा कितना डेटा है। तो यहाँ से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो ज्यादा अपर क्वार्टाइल की तरफ, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या बिल्कुल टाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि 3 पर मिन आ रहा है, इसका 50% का आ रही है, 3 पर आ रही है, ठीक है ना। तो 0 और 6 के बीच में हमारा डेटा लाई कर रहा है और 3.6 के बीच में ऑलमोस्ट हाफ वे राउंड हमें अपना 50% मिल रहा है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो और ये मीन है, मीन वैल्यूज क्या है हमारी एक कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम की, एक न्यूमेरिक कॉलम की, ठीक है। अच्छा, डेटा डॉट कॉलम्स जब हम यूज करते हैं, डेटा डॉट कॉलम्स हमें क्या रिटर्न कर देता है, ऑल द कॉलम्स इन आवर डेटा। अगर मेरे पास ह्यूज डेटा होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो पांडास क्या करता है, वो बेसिकली हमारे पास सारे कॉलम्स को शो नहीं कर रहा होता, वो कुछ कॉलम्स शो कर देता है और बीच में डॉट 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 यूज करके ना सारे कॉलम्स ही शो कर रहा होता। तो वी हैव डेटा डॉट कॉलम्स मेथड टू एक्सप्लोर व्हाट आर द व्हाट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। उसके लिए तो हमारे पास शेप है, ठीक है, 8 हमें बता रहा है, बट व्हाट आर द कॉलम्स, तो उसके लिए हमारे पास डेटा डॉट कॉलम्स का मेथड है, ठीक है। तो हमें इसने सारे कॉलम्स ला के दे दी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हम यूज करते हैं, वो है डेटा डॉट इन्फो का। इन्फो का मेथड क्या कर रहा है हमारे पास, वो हमें पूरी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता है कि हमारा डेटा फ्रेम है तो उसकी रेंज क्या है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं, इसके कॉलम्स कितने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं ना बेसिकली बता रहा होता है। देखिए क्या है वो चीजें, सबसे पहले तो हर एट्रीब्यूट का कॉलम रो वाइज हमें कुछ चीजें उसकी बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि उसके अंदर नल वैल्यूज कितनी है, तो इसके अंदर बता रहा है कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 301 नॉन नल वैल्यूज है, और हमें पता है कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज है 301 ही है। तो दिस मीन्स कि हमारे किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर मिसिंग वैल्यूज नहीं है। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डी टाइप, विच इज नोन एज डेटा टाइप ऑफ एवरी कॉलम। तो ये हमें हर कॉलम की डेटा टाइप भी बता रहा होता है कि देखिए ईयर का अगर डेटा है मेरे पास, तो देखिए उसका इंट 64, फॉर द टाइम बीइंग 64 को भूल जाए, जस्ट इस पे फोकस करें कि वो इंट डेटा टाइप है। सेलिंग प्राइस देखें उसका फ्लोट है, तो फ्लोट हम देख सकते हैं, देखें सेलिंग प्राइस हमारे पास किस तरह थी, 3.35, 4.75, तो दिस इज अ फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत एफिशिएंटली हमें पूरा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे देता है, और ये भी बताता है कि आपके डेटा के अंदर कितने फ्लोट्स हैं, कितने इंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स हैं, और मेमोरी यूजेज भी बताता है कि आपका कंज्यूम कितना कर रहा है, आपकी मशीन की मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है ये डेटा लोड होते वक्त। सो व्हेन वी आर यूजिंग बिग डेटा, तो यहाँ पर ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने बात देख ली है कि हमारे पास नॉन नल वैल्यूज होती हैं, नल वैल्यूज है नहीं किसी कॉलम के अंदर, बट जस्ट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ डेटा फ्रेम, हम उसके अंदर और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह हम वैल्यूज को, नल वैल्यूज को फाइंड करते हैं। देखिए डेटा का ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले ही बना हुआ है, यहाँ पर मैंने डेटा का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर सारा मेरा डेटा स्टोर्ड है, इट्स ऑब्जेक्ट टाइप इज डेटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ डॉट इज नल। अच्छा, डॉट इज नल क्या रिटर्न करेगा मुझे, बेसिकली ये एक लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या उस डेटा की किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है या नहीं, तो इट वुड बी रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आ जाएंगी सारे डेटा फ्रेम। फिर मैं उसके ऊपर यूज कर रहा हूँ डॉट सम। अच्छा, दो मेथड यूज हो रहे हैं एक ही लाइन में, तो इस पे जरा सब देखें किस तरह यूज करा है मैंने। पहला मेथड बता रहा है कि क्या मेरे डेटा के अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं, और फिर दूसरा मेथड क्या कर रहा है कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम ला के दे रहा है, जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोई नल वैल्यू है ही नहीं, तो इसका जो सम है सारे कॉलम्स का मेरे पास 0 आ रहा है। डॉट सम क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज को एडअप कर रहा है, जितनी भी नल वैल्यूज हैं उन सबको एडअप करेगा, और वो मुझे उसको रिटर्न कर देगा कि कितनी वैल्यूज मेरे पास मिसिंग है या नहीं है। ये क्लियर है, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अगर मुझे अपने किसी डेटा फ्रेम का कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर फीचर सेलेक्ट करना है, तो हम
लाइक हम numpy के एरे के अंदर क्या कर रहे होते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते थे, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। हम बेसिकली इंडेक्स कर या स्लाइस कर रहे हैं, बोलेगा हम स्लाइस कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डेटा हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। कौन से हमने डेटा लिखा, ऑलरेडी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, और हमने इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमने अपने कॉलम का नाम पास किया। देखें कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, KMS ड्रिवन। ये एज इट इज कॉपी किया है मैंने और इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि मेरे जो डेटा कॉलम का किलोमीटर ड्रिवन का जो कॉलम है उसका सारा डेटा मुझे शो कर दिया लाकर। इसके साथ वो उस कॉलम का नाम भी बता रहा है, उसकी लेंथ भी बता रहा है और उसकी डेटा टाइप भी बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते कि क्या हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा ही है। अच्छा जी, एक फंक्शन बनाया मैंने प्राइस रेंज का। ठीक है, नबील ने लास्ट क्लास के अंदर फंक्शंस कवर किए थे ना, तो फंक्शन क्या करता है, हमें बेसिकली कोई ऑपरेशन, हम उसको कुछ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं और वो हमें रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है ना, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है जो हमें हमारी नॉलेज, जो हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू है। अच्छा, मैंने प्राइस रेंज का एक फंक्शन बनाया और मैं उसको क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं उसको पास क्या कर रहा हूँ, एक नंबर पास कर रहा हूँ, नम। ठीक है, अच्छा अब मैं उसको लॉजिक क्या बता रहा हूँ। अच्छा पहले तो ये समझ ले कि नहीं फंक्शन कर क्या रहा है। द फॉलोइंग एग्जांपल पास द फंक्शन एंड checks the value of each element in series and returns low, normal और high accordingly। मैं चाह रहा हूं कि हर कॉलम, जो भी मैं उसको कॉलम पास करूं बेसिकली अपने डेटा फ्रेम को, तो मुझे अगर तो किसी कॉलम, उस कॉलम की वैल्यू लेस देन 5 है तो मुझे लो रिटर्न कर दे, अगर उसकी कॉलम की वैल्यू 5 और 10 के बीच में है तो मुझे नॉर्मल रिटर्न कर दे, और अगर उस कॉलम की वैल्यू एल्स मतलब इसके अलावा तो 10 से ज्यादा है तो हाई रिटर्न कर दे। ठीक है, तो ये एक जर्नल सा फंक्शन मैंने इसको बिल्ड किया है। थोड़ा सा वापस इसको रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि फर्स्ट टाइम में ग्रेस्प नहीं क्या कर पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ इफ की कंडीशन से क्या वो आर्ग्यूमेंट लेस देन 5 है। अगर है तो आपने रिटर्न करना है लो, अगर 5 और 10 के बीच में है तो आपने रिटर्न करना है नॉर्मल, इसके अलावा कोई वैल्यू है तो आपने रिटर्न करना है हाई। ठीक है, अब देखिए मैं उसको किस तरह अपनी सेलिंग प्राइस के कॉलम को, देखिए मेरा जो सेलिंग प्राइस का डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा है और न्यूमेरिक डेटा को इस तरह एनालाइज करना इतना इजी नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने इसलिए इस फंक्शन को यूज करूंगा आगे में। अब देखिए मैं इस फंक्शन को ना किस तरह है ना बेसिकली यूज कराऊंगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू, किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक हमने अभी ये बात देखी ना कि डेटा किलोमीटर ड्रिवन, तो इसने हमें एक पर्टिकुलर कॉलम ला के दे दिया। सिमिलरली सेलिंग प्राइस का कॉलम मुझे ला के देना है तो मैंने इसको सेलिंग प्राइस का कॉलम पास कर दिया इन्वर्टेड स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और इसको मैंने सेलिंग प्राइस के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब देखें सेलिंग प्राइस के अंदर क्या चीज आ रही होगी, वो कॉलम आ रहा होगा जो मेरे डेटा फ्रेम के अंदर सेलिंग प्राइस का है। तो सेलिंग प्राइस का कॉलम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है ना, ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा काम करेगा कि मुझे क्या करना है। देखिए अब मैं पास कर रहा हूँ फंक्शन को टू अप्लाई एंड स्टोरिंग एंड आई एम स्टोरिंग द रिटर्न सीरीज इन न्यू। देखिए हो क्या रहा है। अच्छा सेलिंग प्राइस जो कि मेरा कॉलम है उसके अंदर मैं डॉट अप्लाई का मेथड यूज कर रहा हूँ। ये इतना एफिशिएंट मेथड है डॉट अप्लाई का कि हमें लूप नहीं करना पड़ रहा ऑल ओवर द कॉलम्स। हम बेसिकली एक ही दफा में अपना काम इतना एफिशिएंटली डॉट अप्लाई के थ्रू कर लेंगे। अब देखें डॉट अप्लाई यूज किया और उसके अंदर मैं क्या चीज पास करूंगा, उसके अंदर मैं अपना प्राइस रेंज का फंक्शन पास कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस रेंज का मैंने अपना फंक्शन इसको पास कर दिया और मेरे इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही होंगी। अगर मैं इसकी वैल्यूज को देख लेता हूँ, देखें इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, लो नॉर्मल हाई, लो नॉर्मल हाई। तो इसने क्या किया कि मेरा जितना सेलिंग प्राइस का डेटा था उसने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आई पास्ड।
तो प्राइस रेंज का जो फंक्शन मैंने उनको पास किया, उसने उसके हिसाब से इसको कैटेगोरिकल कॉलम, इसको कॉलम को है ना इसने बेसिकली असाइन कर दी इसकी वैल्यूज, ठीक है, और इसको न्यू में असाइन कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे डेटा फ्रेम का पार्ट बन जाए। अभी तक ये मेरे डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं था, अभी तक जो मैं इसको यूज कर रहा था वो सेलिंग प्राइस के अंदर मैंने इसको यूज किया और मैंने इसकी जो वैल्यूज है वो न्यू में स्टोर कर लिए। अब ये न्यू का जो कॉलम है मेरे पास, इसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है ना। अब ये न्यू की जो सीरीज है मुझे अपने डेटा फ्रेम के अंदर लानी है। अब देखें मैं इसको किस तरह अपने डेटा फ्रेम के अंदर यूज कर रहा हूं। अब मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा इन द डेटा सेट जो कि प्राइस कैटेगरी के नाम से, ठीक है। ये वही सेलिंग प्राइसेस हैं, बट अब ये जो सेलिंग प्राइसेस है मेरे पास वो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, अब वो कैटेगोरिकल वैल्यूज है, लो नॉर्मल हाई इस तरह की वैल्यूज हैं। तो राइट हैंड साइड्स की जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के डेटा फ्रेम के प्राइस कैटेगरी के कॉलम्स का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। अब इसको हमें शो करना है कि क्या हुआ। देखें, डेटा जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास जो लास्ट वाला जो कॉलम था उसके अंदर प्राइस कैटेगरी का कॉलम एक और कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया। पहले हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर एक कॉलम नहीं था, बट अब हमारे पास ये कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया और इसकी जो कॉलम की वैल्यूज हैं वो देखें, लो नॉर्मल लो नॉर्मल लो नॉर्मल हाई, ठीक है ना। तो इस तरह हम बेसिकली एक लॉजिक को, एक मेथड, एक फंक्शन को यूज करके डॉट अप्लाई का जो फंक्शन है इसकी मुझे एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि डॉट अप्लाई का फंक्शन किस तरह हमने इसको यूज किया है। अच्छा जी, और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है डॉट वैल्यू काउंट्स का। अगर मुझे यहाँ तक जितनी मैंने बात की है वो न्यूमेरिक कॉलम्स की बात की है कि मुझे अपने न्यूमेरिक कॉलम का डेटा एक्सेस करना है, उसके ऊपर काम करना है, बट व्हाट अबाउट कैटेगोरिकल वैल्यूज, कि मैं कैटेगोरिकल वैल्यूज को किस तरह देख सकता हूँ। तो देखें, अब मैंने जो नया अपना कॉलम बनाया है डेटा प्राइस कैटेगरी का, ये डेटा प्राइस कैटेगरी क्या करेगा कि उस कॉलम की वैल्यूज एक्सेस कर लेगा। अब मैं उसके ऊपर यूज कर रहा हूँ डॉट वैल्यू काउंट्स। डॉट वैल्यू काउंट्स क्या करता है, वो जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे उस कॉलम के अंदर, उस सीरीज के अंदर, ठीक है, उनको काउंट करेगा। तो बेसिकली ये खुद ही काउंट कर लेगा कि लो की कितनी वैल्यूज है मेरे पास, नॉर्मल की कितनी वैल्यूज है मेरे पास, हाई की कितनी वैल्यूज है मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि मेरा जो न्यूमेरिक वैल्यू थी सेलिंग प्राइस की, तो उसके अंदर मेरी जो लॉजिक के मुताबिक 193 लो वैल्यूज हैं, हाई 80 वैल्यूज हैं और नॉर्मल 80 वैल्यूज हैं एंड हाई 28 वैल्यूज, ठीक है। ये डॉट वैल्यू काउंट्स का फंक्शन हम किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इसको फ्यूल टाइप के ऊपर यूज करना है तो मैं उसको फ्यूल टाइप के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। जैसे ठीक है, अब इसने फ्यूल टाइप रिटर्न कर दी मुझे। सारी फ्यूल टाइप की डिफरेंट वैल्यूज जो थी कार्स की, पेट्रोल कितनी कार्स का पेट्रोल कितनी कार्स में है, डीजल कितनी कार्स में है, सीएनजी कितनी कार्स में है। तो बेसिकली ये एक बहुत हेल्पफुल फंक्शन है जो हमें कैटेगोरिकल वैल्यूज को हेल्प करता है एनालाइज करने में। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर एक सेकंड ऊपर जाएंगे। जी जी सर यहाँ पर ये सर यहाँ पे डॉट अप्लाई में जो है क्या बोलते हैं, हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना प्राइस रेंज का। जी 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 तो सर डॉट अप्लाई का यहाँ पे क्या यूज है? हाँ, अप्लाई का ये यूज है बेसिकली कि वो हर रो पर, हर सैंपल पर हमारी लॉजिक को बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है। वरना अगर हम डॉट अप्लाई यूज नहीं कर रहे होते तो हमें लूप करना पड़ता, हमें लिखना पड़ता कि भाई हर रो की वैल्यू पर आपने ये वाली लॉजिक लगानी है। तो सोचे कितना हेक्टिक हो जाता, हमें पूरी बार बार ये वैल्यूज को आइटरेट करना पड़ता। डॉट अप्लाई इतना एफिशिएंट है कि बेसिकली वो हमारी लॉजिक को पूरी रोज पर वेक्टराइज फॉर्म के अंदर इंप्लीमेंट करके दे रहा है। ये इसका बेसिकली रोल है। ओके सर, थैंक यू। फिर ये जो अप्लाई का फंक्शन है ये लैम्डा फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं ना? जी, लैम्डा फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं, वन लाइनर फंक्शन होते हैं, उनका कोई नेम नहीं होता, तो हम उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा की कमांड लिखकर
हम है ना अप्लाई को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी सही है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि मतलब अगर हम ओवरऑल रोज पे और कॉलम्स पे कोई भी कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, जैसे कि हम मैक्सिमम मिनिमम कंप्यूट करना चाहते हैं, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना चाहते हैं ओवरऑल, मतलब रोज पे भी और ओवरऑल कॉलम्स पे भी, तो फिर हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। मुझे तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है। देखिए आप जो कह रही है ना बात के स्टैंडर्ड डेविएशंस और मीन, ये सारी चीजों का, तो ये तो आपको है ना ऑलरेडी डेटा डॉट डिस्क्राइब के अंदर मिल जाता है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन हर कॉलम का, ठीक है ना। लेकिन सर अगर ओवरऑल हमने कॉलम्स को लेना हो ना, जैसे कि यहाँ पे ये कोड का भी है और ये काउंट है और अच्छा देखिए वो कैटेगोरिकल है ना, सारे दूसरे जो कॉलम्स हैं, तो हमें इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसके ऊपर कंप्यूट नहीं कर सकते अभी, इसको हमें पहले न्यूमेरिक डेटा के फॉर्म में करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो उस पर अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो हमें इसको पहले न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको है ना स्टैटिस्टिकली उसकी दूसरी है ना प्रॉपर्टीज, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, फिर हम उसको है ना बेसिकली देख सकते हैं। क्या ये आप करके दिखा सकते हैं क्या? लैम्डा फंक्शन वैसे क्या मतलब है कि जैसे कि टीचर ने मिनिमम और मैक्सिमम वीडियो में कंप्यूट किया था, तो उन्होंने रो वाइज किया था और कॉलम वाइज किया था, तमाम रोज और तमाम कॉलम्स का मिनिमम और मैक्सिमम आया था। तो ये मतलब ओवरऑल अगर हमें रोज और कॉलम्स को कंप्यूट करना हो तो फिर हम ये एनोनिमस फंक्शन लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। जी 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 बिल्कुल, जी जी। तो इसमें सिर्फ हम जो ये एनोनिमस फंक्शन है लैम्डा फंक्शन, इसमें हम सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा और क्या क्या ले सकते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या क्या स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस हम इस फंक्शन को यूज करते हुए कर सकते हैं? देखें यहाँ पर हमारे पास ब्रॉड वैरायटी है ना, हम यहाँ पर आपने ऐसे मेंशन किया मीन, मीडियन हो गया, मोड हो गया, फिर कोरिलेशन हो गया, ठीक है ना। अगर मुझे एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन देखना है तो वो भी मैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू कर सकता हूं, ठीक है ना। तो बहुत वाइड वैरायटी, लाइक अब मुझे पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, ठीक है ना, तो हम बहुत सी चीजें ना बेसिकली लैम्डा फंक्शंस के थ्रू भी हमें ना कर सकते हैं। राइट सर, मतलब कोवेरिएंस भी अगर हमें कॉलम कोवेरिएंस वाइज और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोवेरिएंस से निकाल सकते रो वाइज और कॉलम वाइज। हैं। जी जी जी, या बल्कि ना यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ ना, तो डेटा डॉट CORR हमारे पास एक मेथड भी है, देखें ये देखिए कोरिलेशन खुद ही ला के दे रहा है मेरे पास सारे, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स की आ रही है ना मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि कोरिलेशन तो सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स के मेरे पास कंप्यूट होती है कि आई थिंक कि कोवेरिएंस का भी फंक्शन है, ये देखिए कोवेरिएंस भी उसने ला के दे दिया, ठीक है। सर इसमें अगर आप जरा लैम्डा फंक्शन से करें ये वाला कोवेरिएंस कोरिलेशन। अच्छा लैम्डा फंक्शन की लॉजिक थोड़ी सोचनी पड़ेगी मुझे अभी, किस तरह उसको यूज करेंगे हम। उजैर एक मिनट, इसका सवाल है ना, ये लैम्डा फंक्शन बेसिकली जो हमारे पास बिगिनर थे ना, उनको लाइक कंफ्यूजन लग रहा होगा कि लैम्डा फंक्शंस है क्या ना। हाँ। तो उनके लिए हम लोग ये कर लेते हैं कि अभी उजैर ने बिल्कुल सही बताया कि लैम्डा फंक्शंस कुछ भी नहीं है, एक अनोनिमस फंक्शन, जैसे कि आपने बताया वन लाइनर फंक्शन होता है, इसमें हम लोग फंक्शन का नाम नहीं बताते बट कंप्यूटेशन कर लेते हैं। इसको हम लोग जरूर कवर कर लेंगे बाद में, ताकि जो बिगिनर्स है ना उनके लाइक एकदम लाइक ऊपर से ना चले जाए ना। बाकी जो सवाल था ना कि अगर मुझे हर पूरे डेटा सेट में से कंप्यूट करना है मिनिमम मैक्सिमम, तो अगर न्यूमेरिकल अगर मुझे ढूंढना है ना कि भाई जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस होती है वो न्यूमेरिकल लेटर्स पे हो सकती है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा मेरे पास डेटा सेट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक कैटेगरी है और कैटेगरी हाई लो मीडियम है, अब मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ इसके ऊपर कि भाई इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, क्योंकि नंबर्स तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बिल्कुल हम लोग आगे चल के एडवांस जब एनालिटिक्स करेंगे, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, इनका फिर निकालेंगे कि भाई कितने मीन, कितने मैनुअल हैं, कितने लाइक हाई के हैं, कितने लो हैं, क्वालिटी, ये सब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन अगर एट दिस पॉइंट अगर आपको कंप्यूट करना है कि हर मुझे मेरे पूरे डेटा सेट में से मुझे सारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनका मीन, उनका मीडियन, उनका एवरेज, उनका मैक्सिमम, उनका मिनिमम, सारी स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन आ जाए, तो उसका बेसिक सा फंक्शन था डिस्क्राइब, जो कि उज़ैर बता चुका है बिल्कुल, उसमें हमारे पास सब कुछ आ जाता है। अच्छा अगर सवाल ये था कि अगर मैं कुछ चेंजेस करूं डेटा में, उसके बाद मुझे दोबारा चाहिए तो दोबारा कॉल कर लो उस फंक्शन को, तो जो रिसेंट अपडेट होगा उस पर आ जाएगा डिस्क्राइब का फंक्शन। आई थिंक दैट्स विल आंसर योर क्वेश्चन अब फॉर नाउ। बाकी जो एडवांस चीजें हम लोग आगे देख लेंगे। जी सर बस वो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब लैम्डा फंक्शन में सिर्फ हमने मिनिमम और मैक्सिमम किया था ना,
तो और क्या क्या हम इसको अप्लाई करके कर सकते हैं फंक्शन यूज, तो ये बस मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एक तरह से और डिफाइन करो सवाल को, क्या अप्लाई करना है। जी सर। थोड़ा सवाल को थोड़ा सा और डिफाइन करो, लाइक व्हाट डू यू वांट टू अप्लाई इन, सपोज ये हमारे पास डेटा सेट है हमारे पास, इसमें लाइक व्हाट डू यू वांट टू फाइंड। सर एनी स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, आई डोंट नो कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकलवा दें। कंप्यूटेशन लैम्डा फंक्शन को यूज करके होती है कंप्यूट या नहीं? नहीं, जरूरत ही नहीं लैम्डा का। जो पांडास है उसमें बिल्ट इन बना हुआ है कि हम लोग जब इसने लिखा पीडी डॉट कोवेरियंस तो कोवेरियंस आ गया, पीडी डॉट मीडियन मीडियन भी आ जाएगा हमारे पास, सब कुछ आ जाएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम भी तो फंक्शंस है ना, मतलब उसको फिर हमने क्यों लैम्डा को यूज करते हुए क्यों उसको की है? हमने लैम्डा कहाँ यूज किया मैक्सिमम के लिए, हमने लैम्डा तो यूज पूरी नहीं किया। नोटबुक के अंदर लैम्डा यूज ही नहीं किया, कहीं पे भी यूज नहीं किया मैंने लैम्डा। आपने क्वेश्चन रेज किया था लैम्डा से रिलेटेड। लैम्डा हमने यूज नहीं किया। क्वेश्चन था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट एक क्वेश्चन था तो इस वजह से। नहीं कोई मसला नहीं, क्वेश्चन आपका है। मैं इसको ना लाइक अलग से डिस्कॉर्ड पे ना लैम्डा फंक्शंस के एग्जांपल भेज दूंगा स्निपेट, उसको देख के समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? राइट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम सर ये वैल्यू काउंट दोबारा रिपीट करें, वैल्यू काउंट। क्या चीज रिपीट कर दें? वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट। अच्छा वैल्यू काउंट, अच्छा लास्ट सही। अच्छा वैल्यू काउंट्स बेसिकली हमें कैटेगोरिकल कॉलम होता है ना, तो उसका हमें डिफरेंट वैल्यूज का सम ला के दे रहा होता है। जैसे अगर मेरे पास फ्यूल टाइप है, अगर मैं फ्यूल टाइप की एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास पेट्रोल, डीजल और सीएनजी है। तो अब मुझे देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो कितनी वैल्यूज किस वैल्यू की है। बेसिकली पेट्रोल कितनी उसका सम है, डीजल का कितना सम है, सीएनजी का कितना है। तो ये मुझे एक ब्रेकडाउन दे देता है, एक लोअर ऑर्डर ब्रेकडाउन दे देता है कि मेरा कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर किस तरह वो कंपोज ऑफ हुआ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली। सर जो लास्ट में अभी आपने वैल्यू काउंट वाला फंक्शन जो कॉल किया था, इसमें जो डेटा टाइप नीचे बता रहा सर इंट 64, सर उसका बाय डिफॉल्ट तो डेटा टाइप मतलब ऑब्जेक्ट है या स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर इंट 64 क्यों से कर रहा है? ये जो रिटर्न कर रहा है ना हमें, ये तो इंटीजर्स रिटर्न कर रहा है ना हमें, तो ये इंटीजर्स की जो रिटर्न जो चीज कर रहा होता है ना, उसका डेटा टाइप यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो इसकी डेटा टाइप पे आप फोकस ना करें। ये जो डेटा टाइप है ना, ये बेसिकली रिटर्न बोल रहा है कि जो वैल्यूज मैं रिटर्न कर रहा हूँ ना, उसका डेटा टाइप इंट है, इंट 64 है, सही है ना। हालांकि इसकी जो कॉलम की जो हमने डेटा टाइप ऊपर देखी है ना फ्यूल टाइप की, वो तो हमने इसकी क्या देखी थी, ये देखिए ना फ्यूल टाइप की ऑब्जेक्ट है, सही है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि है ना, देखिए डिफरेंट हमें ना, यहाँ पर देखिए फ्लोट 64 जैसे रिटर्न हो रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो वो वैल्यूज है जो हमें रिटर्न करके ना बेसिकली दे रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा अब किसी का कोई सवाल है जो आज के काम से रिलेटेड है? अभी थोड़ा एडवांस नहीं, जो आज जो हमने पढ़ा है नमपाई पांडास हो गया, इससे कुछ समझ नहीं, बिकॉज यही सब आगे यूज हो रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा ऑब्वियसली एडवांस एनालिसिस कर रहे होंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे एक नया केसेस लेके। तो अभी क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लो। सर ये बता दे x इज इक्वल टू 0 और 1 लगाते हैं, ये थोड़ा रिपीट करें सर। क्या एक्स वो स्लाइसिंग की बात कर रहे हो नमपाई की? जी जी। अच्छा यहाँ पर a0 जो मैंने यूज किया इसकी बात कर रहे हैं ना? तो नहीं अगर वो सर एक्सेस वाला AXIS और 0 1 लगाया था। अच्छा एक सेकंड ना, वो कहाँ गया, यहाँ पर ये वाला ना x एक्सेस सर। जी यही ना, ये 0 1 यही रिपीट कर दो। हाँ तो देखो एक्सेस जब मैं डिफाइन कर दूंगा ना 0, तो इसका मतलब है कॉलम वाइज मुझे ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अगर जब मैं 1 लिख दूंगा ना, तो उसका मतलब है मुझे रो वाइज उसकी वैल्यूज में देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए कॉलम वाइज अगर मुझे मिनिमम देखना है, तो यहाँ देखिए 1 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो ये कॉलम वाइज इसने परफॉर्म किया। और अगर मुझे अलोंग द सेकंड एक्सिस या मतलब रो वाइज देखना है, बेसिकली इसका ऑपरेशन x = 1 हम पास कर होते हैं, बस ये इसका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। मतलब 0 कॉलम वाइज काम करता है और 1 रोज वाइज। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सर। नो इश्यू। एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी पे और सवाल है तो बता दे।
उसके अलावा इंशाल्लाह हमारा मैट प्लॉट लिप का नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो विजुअलाइजेशंस बनती है ना, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, किस तरीके से हम लोग एक ग्राफ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें डेटा किसी को दिखाना हो, बिजनेस एनालिस्ट को, तो वो कैसे कर सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइव डेटा सेट पे काम करेंगे। प्रोबेबली मैं चाहूँगा कि पहले स्मॉल डेटा सेट पे लाइक जीपीए प्रेडिक्टर कोशिश करें बनाएं, इस तरीके से कुछ चीज़, ताकि जो लोग हैं मोटिवेट हो गए, हम लोग एक नई चीज़, एक मॉडल बना रहे ना। तो लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, क्रिएटिंग योर ओन मॉडल। जीपीए प्रेडिक्टर बड़ा बेसिक वाला होगा, इसमें कुछ हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो आज से कुछ सवाल है तो कर दें, वरना हम सेशंस को एंड करते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। सो वी विल ऑल सी यू ऑन मंडे, राइट? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यस सर, अल्लाह।